हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 5 के बारे में हमने चैप्टर 4 भी देखा, चैप्टर 3 भी, चैप्टर 2 और चैप्टर 1। ये 4 चैप्टर को हमने अच्छे से कवर किया और उनके सारे पॉइंट को हमने नोट किया है। ठीक है, अब देखेंगे हम चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्या बताया गया है कि अधिकारों के बिना जीवन। ठीक है, क्या बिना अधिकार के जीवन कैसा होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार ना दिए जाएं तो आपका जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं। पहले हम इसमें पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि गुआंतानामो बे का एक जेल है। ठीक है, तो अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा नोट करके लिख लीजिए। इसके लिए नोट करके लिख लीजिए। गुआंतानामो बे का जेल जो है ये क्यूबा के पास स्थित है। क्यूबा के निकट स्थित एक जेल है। ठीक है, क्यूबा के निकट स्थित एक जेल है। इस जेल पर अमेरिकी जो है अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। ठीक है, अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि 600 लोगों को इसने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को पकड़कर इस जेल में डाल दिया है। ठीक है, अब ये बच्चों 600 लोग कौन हैं? ये जो अमेरिकी फौज है ना, इन 600 लोगों पे इसको शक है। शक का मतलब इसके ऊपर संशय है कि ये अमेरिकी सरकार के जो हैं दुश्मन है। क्या है ये? दुश्मन है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। ठीक, अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। ये लोग क्या हैं? अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमला से संबंधित है। ठीक है, तो अमेरिकी सरकार का कहने का अर्थ है कि जो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ है, उस हमले से इनका संबंध है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और एडिशनल पॉइंट लिखना चाहते हैं 11 सितंबर 2001 के हमला कैसा क्या हमला है ये, तो इसके बारे में आप लिख लेना कि मंगलवार 11 सितंबर 2001 को आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी यात्री विमानों पर कब्जा कर लिया। मतलब कि जो अमेरिकी यात्री विमान था, ठीक है, उस पर क्या हुआ था? कब्जा कर लिया गया था और उन्हें न्यूयॉर्क की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकरा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, यह घटना जो ये हमला जो है सबसे दर्दनाक घटना में से एक था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो इसी चीज का शक है, तभी शक के आधार पर इन 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया था। ठीक है, तो अब बच्चों आपको समझ में आया होगा, जैसे हमने बोल दिया है गगनचुंबी इमारतों से टकरा दिया। तो गगनचुंबी इमारतें क्या हैं? ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गगनचुंबी इमारत जो है वो क्या है। तो गगनचुंबी इमारत का मतलब होता है बच्चों, आप ऐसे समझिए कि एक बहुत ऊंची इमारत। गगनचुंबी का मतलब ये होता है एक बहुत ऊंची इमारत। तो 2 ऊंची इमारतों से क्या हुआ था? इसको टकरा दिया था। ठीक है, जिस कारण से हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं कि अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में एक हैं। यानी कि ये जो 600 लोग को पकड़ के जेल में डाला है अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी फौज ने, उनमें से एक जो है जमील अल बन्ना अनस के पिता है। ठीक है, उनका क्या नाम है? जमील अल बन्ना, जो अनस के पिता हैं, जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ठीक, यानी कि उनको संदेह था, बस उनको क्या था? संदेह था और संदेह के आधार पर उनको जेल में पकड़कर डाल दिया गया। ठीक है, अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। यानी कि
ये जो 600 लोग हैं दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से इनको पकड़ा गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सरकार, अमेरिकी सरकार जो है, इन 600 लोगों को जो अलग अलग स्थानों से पकड़ा, उन अलग अलग देश की जो सरकार है उसको अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी थी। ठीक, ये पॉइंट हो गया इसमें। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं। अब आप 3 से 4 पॉइंट बहुत अच्छे से जान गए हैं गुआंतानामे बे जेल के बारे में। ठीक है, तो हम आपको पॉइंट लिख देते हैं, आप उस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ये पहला यहाँ से लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अब आप तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखना यहाँ तक। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ तक। ये 4 पॉइंट आप इसके बारे में लिख लेना। ठीक है, 4 पॉइंट इसके बारे में अच्छे से लिख लेना। अब चलिए देखते हैं इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ये क्या है। यहाँ पे आप लिख लेना इसका पॉइंट, वो इस चीज़ का पॉइंट हो गया है ना। ये जो सारा हमने लिखाया है ये गुआंतानामे बे का जेल का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं पॉइंट एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकारों पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये चीज आप इसके बारे में नोट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। ठीक है, ये क्या है? इसने इस जो ये संगठन है इसने जो गुआंतानामो बे के जेल में जो कैदियों को 600 कैदियों को बंद कर दिया गया था, तो इस संस्था ने क्या किया, इस संगठन ने क्या किया, उनकी स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा, यानी जो अमेरिका कानून है उसके अनुसार भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया। क्या हुआ? उनके साथ जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। ठीक है, तो ऐसा उनके साथ बर्ताव किया जाता था। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया, यानी कि जो वहां पे कैदी थे उनको आधिकारिक तौर पर निर्दोष करार दिया गया। ठीक, यानी कि वो निर्दोष निकले तब भी उनको नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। तब फिर अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। ये पॉइंट है जो आप इसको छोटा छोटा करके नोट कर लेना। ठीक है, पहले तो हमने आपको जो बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, इस चीज को समझ लेना अच्छे से कि क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये भी समझ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसको AI भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लेना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को AI भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना इसके बारे में। अब चलिए देखते हैं सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। ठीक है, क्या देखना है बच्चों? सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। ठीक है, और इसके तथ्य जो हैं लिखे और इसके हम पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है,
तो सऊदी अरब में अभी हमने क्या देखा, अभी हमने अमेरिका के संबंध में अधिकार देखा, ठीक है, उसके बारे में हमने चीजें नोट की, समझा, ठीक है। अब हम क्या है, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हम अपने देश में देखेंगे कि हाँ वहाँ क्या है, जो लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट है, नोट करना, कि देश में एक वंश का शासन चलता है। राजा शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, देश में एक वंश का शासन चलता है, मतलब एक वंश का शासन वहां पे चलता है, ठीक। वहां पे कोई चुनने और बदलने की भूमिका लोगों के पास नहीं होती। जैसे अपने देश में है तो हम चुन सकते हैं ना, 5 साल के लिए जब चुनाव होता है तो 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है तो हम चुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं, यहाँ वंश का शासन चलता है, ठीक है। यानी राजा के ही, जैसे कोई राजा है, ठीक है, एक वंश का राजा है, तो फिर उसी वंश का दूसरा राजा होगा, ठीक है, उसी वंश का तीसरा राजा होगा, ठीक है। यानी वंश का ही शासन होगा, वंश का ही शासन होगा, ठीक है, वंश का ही शासन चलता रहेगा ये। तो ये चीज इसमें है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो शाह होते हैं, मतलब राजा जो होते हैं, शासन जो करते हैं, राजा या शाह, आप इनको शाह या राजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। यानी विधायिका और कार्यपालिका का चुनाव कौन करते हैं, शाह करते हैं, राजा करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है, अपने देश में क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका पॉइंट तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करिए कि लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती, ठीक है। और अपने यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, यार अपने यहाँ संगठन भी बनता है, मीडिया भी है, मीडिया जो है सरकार के खिलाफ बोलती भी है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। वहाँ ये आज़ादी, ये अधिकार नहीं है। आप इसमें चौथा पॉइंट लिखिएगा, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। यानी कि जो अन्य धर्म के लोग होते हैं, मुसलमान को छोड़ करके जो अन्य धर्मों के लोग होते हैं, वे घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। वे सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, यानी वो सार्वजनिक पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने देश में तो बिल्कुल नहीं है। अपने देश में देखते हो हर धर्मों के लोग हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और सभी अपने धर्म को मानते हैं और सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ हर कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सऊदी अरब में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ लीजिएगा। अब ये पांचवा पॉइंट है, औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अपने देश में क्या है, अपने देश में तो औरतों को भी अधिकार है, उनको भी अधिकार है मत देने का। अपने देश में ये सारी चीजें हैं, लेकिन सऊदी अरब में ये चीजों पर पाबंदियां हैं, ठीक है। तो ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ सऊदी अरब पर ये चीज लागू नहीं हो रहा है, दुनिया में और भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये स्थिति जो है ये है वहां पे, ठीक है। ये स्थिति क्या है, वहां पे है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे इसके सऊदी अरब के बारे में। ये सारे पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, सारे पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कोसोवो में जातीय नरसंहार। कोसोवो में जातीय नरसंहार, तो पहले जानते हैं जो कोसोवो है, कोसोवो जो है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, कोसोवो की राजधानी क्या है। आप इसकी राजधानी हमें कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताना। तो आप कमेंट कर दीजिए, हम 1 मिनट बाद इसकी राजधानी के बारे में
बताएंगे। पहले आप कमेंट कर दीजिए इसकी राजधानी क्या है। तो फिर कोसोवो में जातीय नरसंहार के बारे में हम पढ़ते हैं। ये कोसोवो एक देश है। क्या है? देश। कैसा? ये कोसोवो देश दक्षिण और पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। इस चीज को नोट कर लेना कि कोसोवो कहाँ स्थित है। दक्षिण और पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अगर यहाँ की आपकी भाषा की बात की जाए तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अल्बानिया भाषा बोली जाती है। ठीक बच्चों, इस चीज को समझ लेना है, कौन सी भाषा बोली जाती है? अल्बानिया भाषा बोली जाती है। ठीक, अब आपसे हमने कहा था, आपने कमेंट करके नहीं बताया है, चलिए हम ही बता देते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हम इसके बारे में आपको अच्छे से इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? प्रिस्टीना। प्रिस्टीना। ठीक, प्रिस्टीना। अच्छा, ये क्यों है? तो देश के केंद्र में स्थित होने का, ये जो कोसोवो है क्या है? ये देश के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो देश के केंद्र में स्थित होने के कारण इसे प्रिस्टीना प्रिस्टीना इसकी राजधानी कहते हैं। ठीक, किसकी? कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, राजशाही में चल सकती हैं, और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। यानी कि जिसे हम चुनते हैं, जैसे अपने देश में होता है, हम सरकार का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें लागू नहीं होंगी। ये व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं चल सकती। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट 1 आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पॉइंट 1 नोट कर लीजिएगा कि कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्व लोग बहुसंख्यक थे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। फिर आगे बताया गया है कि उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। तो कौन सा पॉइंट हो गया? ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, ये पहला पॉइंट यहाँ तक, ये दूसरा पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक, बाकी और क्या है बच्चों? बाकी और कहानी है। ठीक, इस चीज को आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने जितना इम्पोर्टेंट वो सारी चीजें हम आपके लिए पहले से ही हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट देखेंगे यहाँ से तीसरा। नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कार्य कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। ठीक है, यानी निर्देश पर कर रही थी। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे आप। फिर चौथा पॉइंट है, आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा था। ठीक है, चौथा पॉइंट। अभी पांचवा पॉइंट यहाँ लिख लेना। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। ठीक है, तो इसके बारे में आप 5 पॉइंट लिख लेना बच्चों। ठीक है, अब हम अगली क्लास में देखेंगे लोकतंत्र में अधिकार। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।